हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां मैं आपकी इंग्लिश गुरु आपके साथ जुड़ी हुई हूं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। एसएससी का फेवरेट टॉपिक अभी भी जारी है। हम अभी भी पढ़ रहे हैं कि वॉइस चेंज कैसे होता है, कितने फॉर्म्स होते हैं और उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर से याद आया, यस, आज हम स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। नाउ फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव जब हम चेंज करते हैं वॉइस को, हम लोगों ने ब्रीफिंग में क्या क्या देखा था? हमने देखा था कि हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो लोग अपने पोजीशंस को चेंज करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब के बिना वॉइस चेंज नहीं होता। वैसे ये हमेशा नहीं होता, एक्सेप्शन रूल्स हैं इसके अलावा परफेक्ट कंटीन्यूअस फॉर्म के जितने भी आपके टेंसेज हैं, इसके अलावा फ्यूचर कंटीन्यूअस, इनमें वॉइस चेंज नहीं देखे जाते, राइट? वो प्रोनाउंस अपने फॉर्म्स को चेंज करते हैं। कल हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के साथ जो स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस है उनको पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर। यस, स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज स्ट्रक्चर? लेट्स सी। जब आप एक्टिव से पैसिव को सेंटेंस में करते हो तब आपके सेंटेंस में हम टेंसेस के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स लिखते हैं, ठीक? अब कौन सा टेंस, मतलब आपके सेंटेंस का कौन सा टेंस कैसा स्ट्रक्चर फॉलो करता है, आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में है और बहुत इंटरेस्टिंग है। हम एक बात बताएं, हम आपको जब पहली लाइन बोलेंगे ना, तो पहली लाइन का आंसर आप अपने मन में देना, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन के बारे में सोचना, ठीक है? चलिए लेट्स स्टार्ट। बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है वो है पैसिव सब्जेक्ट, मतलब आपका सब्जेक्ट के साथ इज एम आर। हम सब जानते हैं पैसिव बनाने के लिए हमें इज एम आर की जरूरत पड़ती है। इसके साथ जो आपका मेन वर्ब होगा वो अपने थर्ड फॉर्म में होगा और हमेशा वॉइस चेंज होता है। तो एक हमारे पास कौन होता है? एजेंट, जिसके साथ क्या जुड़ा होता है? हमारा पैसिव ऑब्जेक्ट। ना अगर हम बोल रहे हैं चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, चिल्ड्रंस को स्वीट पसंद है, तो आप क्या बोलोगे? स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। तो मतलब अगर ये मेरा एक्टिव है तो इसका पैसिव क्या बनेगा? स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। अब स्ट्रक्चर कैसा आया? स्वीट्स बन गया आपका सब्जेक्ट, इज एम आर का स्ट्रक्चर हमने यहां पे फॉलो किया। लाइक्ड आपका जो मेन वर्ब है वो अपने थर्ड फॉर्म में है। बाय कंडीशन आ रहा है क्योंकि वो एजेंट का काम कर रहा है। एंड बाय होम? बाय चिल्ड्रन। तो ये आपका कौन हो गया? ऑब्जेक्ट। ये वही स्ट्रक्चर है जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। जैसे रवि टेक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग, रवि टेक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बनेगा? कॉफी इज, मतलब द सब्जेक्ट इज, देन मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है, तो वो कौन सा वर्ड बता रहे हैं यहाँ पे? टेकन। Coffee is taken by Ravi every morning. Clear? So this is how you relate to structures. खैर ये नहीं पढ़ाते तो भी चलता, but no, because आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड के लिए कौन सा स्ट्रक्चर आ रहा है और क्यों आ रहा है। Clear? Next we have present continuous tense. Now continuous है, ध्यान देना, ठीक है? चलिए, अगर हम सेंटेंस को यहां पे तोड़ें तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है? पैसिव सब्जेक्ट के साथ इज एम आर यहां भी होगा, ठीक? यहां भी होगा, लेकिन क्योंकि कंटीन्यूअस है तो हमको क्या ऐड करना पड़ेगा? बीइंग। अब देखो, बीइंग ऐड होने की वजह से आपका जो मेन वर्ब है वो इसमें भी अपने थर्ड फॉर्म में है और यहां भी सेम स्ट्रक्चर, बाई के साथ पैसिव ऑब्जेक्ट जाएगा। इस स्ट्रक्चर को खैर छोड़ दो, ऐसे याद रखिएगा कि पैसिव सब्जेक्ट के साथ इज एम आर मैंडेटरी है, बाई के साथ पैसिव ऑब्जेक्ट मैंडेटरी। चेंज क्या होगा? इसके बीच का ये दो स्ट्रक्चर। क्लियर? तो अगर आपका सेंटेंस कंटीन्यूअस फॉर्म में होगा तो हमारा करेक्शन क्या होगा? राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये मेरा एक्टिव है, ठीक? पैसिव बनाना है, क्या बोलेंगे? अ सॉन्ग इज बीइंग, सी द स्ट्रक्चर, इज बीइंग सung, मेन वर्ब इन द थर्ड फॉर्म, बाय whom? बाय राधा। मतलब ये आपका बाय के साथ पैसिव ऑब्जेक्ट ले रहा है। उसी तरीके से द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग द मैच, क्या बन जाएगा? द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय द स्टूडेंट्स। आंख बंद करके आंसर दीजिए, आप गलती नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर आपके सेंटेंस में होगा तो कैसा स्ट्रक्चर फॉलो करेगा? इसका स्ट्रक्चर है आपके पैसिव सब्जेक्ट के साथ सेम चीज था, बट अब ये परफेक्ट है। अब क्या है? ये परफेक्ट है। तो परफेक्ट होने के लिए इज एम आर हम यूज नहीं कर सकते, तो हम किसको यूज करेंगे? हैज या हैव को। उसके साथ जाएगा बीन, क्योंकि ये परफेक्ट है तो आईएनजी फॉर्म नहीं लेंगे। बीन के साथ मेन वर्ब अपने कौन से फॉर्म में होगा? थर्ड फॉर्म में होगा। और आपका जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो एज इट इज होगा, बाई के साथ आपका पैसिव ऑब्जेक्ट। क्लियर?
तो अगर हम परफेक्ट टेंस की बात करें तो चेंज कहां कहां देखा आपने चेंज देखा इज एम आर का रिप्लेसमेंट किससे हुआ है, हैज हैव के साथ हुआ है, और आपका बीइंग का रिप्लेसमेंट किसके साथ हुआ है, आपके बीइंग के साथ हुआ है, ठीक है ना। He has washed the plates, अगर ये हमारा एक्टिव है, he has washed the plates, तो मेरा करेक्शन क्या बनेगा, the plates have been। अब देखो आपका स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है have को, then it is following been, have been, let's make it a bit more clearer, have, then your structure is following been, main verb third form washed by him, so the passive object comes here. So this is how you relate to structures when you're doing in the present perfect tense form. ठीक है, next they have cut all telephone lines, so हम क्या बोलेंगे, all telephone wires have been cut. Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे, which is about simple past tense, simple past, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर बोलता है कि आपका पैसिव सब्जेक्ट के साथ was where होगा, मेन वर्ब आपके थर्ड फॉर्म में होगा, और बाई के साथ पैसिव ऑब्जेक्ट, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा था। हाँ, वहां पे इज एम आर था, यहाँ पे उसका रिप्लेसमेंट कौन कर रहा है, वॉज एंड वेयर। क्लियर? चलिए, ही स्टोल माई बुक वॉज स्टोलन बाय हिम। क्योंकि आपको सब्जेक्ट पता है किसने चोरी किया है, तो आप बोल सकते हैं माई बुक वॉज स्टोलन बाय हिम। क्लियर? नेक्स्ट, प्रिया रोट दिस पोएम, ये पोएम किसने लिखा है, प्रिया ने लिखा है, तो हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा, दिस पोएम वॉज रिटन बाय हुम, बाय प्रिया। क्लियर? तो आपके यहाँ पे सेंटेंस में इज एम आर की जगह बस रिप्लेसमेंट किसका आ रहा है, वॉज का। यहां भी आपका जो मेन वर्ब है वो अपने थर्ड फॉर्म में ही है, मतलब आपका मेन वर्ब इस केस में भी अपने थर्ड फॉर्म में है, एंड देन इट बिकम्स योर बाय प्लस योर पैसिव ऑब्जेक्ट। क्लियर? इफ यस, लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट यू हैव पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ कंटिन्यूअस है तो यहां पे क्या क्या ऐड होगा, अब देखो पैसिव सब्जेक्ट एज इट इज रहेगा, पास्ट है ना, तो वॉज वेयर भी एज इट इज रहेगा। अब जुड़ेगा क्या इसमें, आपका वर्ब फोर्थ फॉर्म में। यस, यू आर सीइंग इट राइट, यहां पे आप अपने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को फॉलो करोगे बाय द पैसिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जहां तक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सवाल है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। नाउ यहां पे आपके पास एक पैसिव सब्जेक्ट होगा लाइक ऑलवेज, देन वॉज वेयर एज इट इज होगा बिकॉज ये पास्ट का फॉर्म है। अब कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो जैसे प्रेजेंट में हुआ था वैसे यहां भी होगा। यहां क्या होगा, आपका बीइंग जुड़ जाएगा और मेन वर्ब अपनी थर्ड फॉर्म में रहेगा बाय पैसिव ऑब्जेक्ट एज इट इज। जो लास्ट का स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंज नहीं देखा जा रहा। ठीक है, जैसे कि he was writing a letter। अब यहां पे he was writing आपका कौन से फॉर्म में जा रहा है, आपका पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि वो पहले लेटर लिख रहा था, है ना, तो हम बोल रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में जा रहा है a letter। he was writing what, a letter। तो करेक्शन क्या हो जाएगा, a letter was being written by him। जब आप इसको पैसिव बना दोगे तब आप किस पे फोकस कर रहे हो या किस पे एम्फसाइज कर रहे हो, ऑब्जेक्ट पे। तो आपने बोला a letter was being written by him, यहां पे being के साथ आपका जो verb है वो अपने थर्ड फॉर्म में आएगा, just like this statement। Then you have the children were making a noise, they were making a noise। अब आप बोलोगे मैम making noise होता तो भी चलता, making a noise क्या होता है, ये एक्चुअली इंग्लिश का एक फ्रेज है, don't make a noise, है ना। don't make a noise का मतलब होता है आवाज या शोर मचाना। ठीक, तो यहाँ पे मेक अ नॉइज अगर आपको कभी भी दिखता है तो उसको गलत मार्क मत करिएगा, मेक नॉइज नहीं होता, मेक अ नॉइज होता बिकॉज इट्स एक्चुअली ट्रीटेड एज अ फ्रेज इन इंग्लिश। फाइन, नाउ द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज। अब इसका करेक्शन क्या हो जाएगा, अ नॉइज वाज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन। वैसा ही स्ट्रक्चर जैसा आप पढ़ते आ रहे हो। आई नो इसको बोल के करना बहुत आसान है, लेकिन तभी तक होता है जब तक ये बोर्ड पे होता है या आपकी आंखों के सामने होता है। जब आपको ऑप्शंस में 3-4 ऑप्शंस दिखने लगेंगे ना तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए इन स्ट्रक्चर्स को एक जगह पे लिख के रख लीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। यहां पे आपके पास एक पैसिव सब्जेक्ट है जिसके साथ हैड बीन जुड़ जाता है। क्या है, हैड बीन, क्योंकि अब ये परफेक्ट का फॉर्म है। देखो जब प्रेजेंट के फॉर्म में थे तो हमने हैज और हैव को रिप्लेस किया था इज एम आर के साथ, है ना, तो यहाँ पे वॉज एंड वेयर किसे रिप्लेस हो जाएगा, हैड के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो आपका बनेगा हैड बीन के साथ आपका वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में, एंड देन जैसा आपका चल रहा है बाई के साथ आपका एक पैसिव ऑब्जेक्ट एज इट इज रहेगा। अब सेंटेंस कैसे बनेगा, दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क। हम बोल रहे हैं दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क। अब हमको एम्फसाइज उनके होमवर्क को करना है ना,
तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। अब क्या बनेगा, देयर होमवर्क नॉट डन, मतलब ये परफेक्ट है, अभी भी नहीं हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, हैड नॉट बीन डन। समझे, करेक्शन क्या हो जाएगा, देयर होमवर्क हैड नॉट बीन डन बाय देम। इसे नहीं बोले क्योंकि वो उन्हीं का होमवर्क है, तो ये अंडरस्टूड है कि उन्हीं का होमवर्क नहीं हुआ, तो हम वहां पे एजेंट, क्योंकि अंडरस्टूड हो रहा है तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, हम वहां पे एजेंट को यूज नहीं करेंगे। याद है, somebody stole my car was stolen, याद आया। उसी तरीके से somebody had already warned him, अब यहां तो आपको कोई दिक्कत होगा नहीं क्योंकि वर्ड आपको रट चुका है ना। क्या होगा, somebody had already warned him। अब यहां क्योंकि somebody already आपके सेंटेंस का एक अंडरस्टूड सब्जेक्ट है, हम इसको एजेंट की तरह पैसिव में यूज नहीं करेंगे, है ना। He had already been warned होगा, यहां by somebody नहीं होगा। ऑब्वियस ही चीज है, किसी ने तो वॉर्न किया होगा, वो अंडरस्टूड है, ठीक है, वो अंडरस्टूड है या इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह एक्ट कर रहा है, तो हम उसको हमारे सेंटेंस में एज एजेंट ट्रीट नहीं करेंगे। क्लियर, लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट यू हैव सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, स्ट्रक्चर इसका कैसे जाता है, यहां पे आपके पास एक पैसिव सब्जेक्ट है जिसके साथ शैल बी या फिर विल बी जा सकता है। वी ऑल नो कि हम सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए शैल बी और विल बी को यूज करते हैं। यहां पे भी आपका जो मेन वर्ब होगा वो अपने थर्ड फॉर्म में होगा और बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट जैसे रहते हैं एज इट इज। नाउ योर स्टेटमेंट इन एक्टिव इज द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स। आई सेड the postman will deliver the letters, क्या हो जाएगा, the letters will be delivered by the postman। करेक्शन क्या हो जाएगा, the letters will be। अब क्योंकि shall be इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि postman थर्ड पर्सन है ना, तो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें किसे देना चाहिए, will को देना चाहिए, तो हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा, the letters will be delivered by whom, by the postman। क्लियर। उसी तरीके से nobody will catch you, nobody यहां पे आपका फिर से याद रखिएगा इनडेफिनिट प्रोनाउन है। अगर आप सेंटेंस को ऐसे लिखोगे you will not be caught by anybody तो गलत है, नॉट है ना, तो एनीबडी ही होगा, कोई तो पर्सन है जो आपको कैच करने की कोशिश कर रहा है और आप उसके चंगुल में नहीं आए, तो यहां पे हमारा करेक्शन क्या बनेगा, nobody will catch you, करेक्शन हो जाएगा you will not be caught। Is that clear? Sorted। थिंक अबाउट इट। अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि कोई स्ट्रक्चर आप कंफ्यूज हो रहे हो या आप एक बार फिर से पढ़ना चाहते हो तो इसको जॉट डाउन करके एक पेपर पे लिखिएगा, इससे आपका कंफ्यूजन हट जाएगा। एंड आई बेट ऑन इट कि आप एग्जाम में एक्टिव पैसिव से 10 मार्क्स जितने भी आते हैं ना आपके एग्जाम में आप लेकर ही आओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये तो बनता है, इसका पैसिव बनता है। हमने हमारे सेंटेंस में जब हमने वॉइस चेंज स्टार्ट की थी तो हमने बिल्कुल पहले की क्लासेस में आपको बताया था कि कुछ ऐसे टेंसेस होते हैं जो स्ट्रक्चर चेंज नहीं लेते, है ना। बट फ्यूचर परफेक्ट एक ऐसा टेंस है जिसमें हम एक्टिव टू पैसिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कैसा होगा, लेट्स सी। यहां पे आपके पास एक पैसिव सब्जेक्ट होगा जिसके साथ शैल या विल होगा। नाउ डिफरेंस क्या है, यहां पे शैल बी और विल बी था, राइट, मतलब हम यहां पे बी फॉर्म्स को ले रहे थे, लेकिन स्ट्रक्चर जब परफेक्ट हो जाएगा तो वहां बी नहीं जाएगा, शैल या विल होगा, उसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, हैव बीन, एंड द मेन वर्ब इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन योर थर्ड फॉर्म व्हिच विल अगेन टेक योर बाय प्लस द पैसिव ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स सी अ स्टेटमेंट। द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट। जो पुलिस है वो टेररिस्ट को पकड़ चुकी होगी। ये स्टेटमेंट का मीनिंग है कि जो पुलिस है वो जो टेररिस्ट ग्रुप है उनको पकड़ चुकी होगी। तो जब आप इसको पैसिव बनाओगे, देखो एक्टिव में तो पुलिस के एक्शन को हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, है ना, विल हैव कॉट, अब उनके वर्ब को भी हम जो डूइंग एक्शन है उसको भी एम्फेसाइज कर रहे हैं। लेकिन जब हम पैसिव बनाएंगे तो हम किसको एम्फेसाइज करेंगे कि टेररिस्ट पकड़े जा चुके होंगे। अब ये मेरा सेंटेंस उल्टा होगा, है ना, हम क्या बोलेंगे अब कि हमारा जो टेररिस्ट ग्रुप है वो पकड़ा जा चुका होगा। तो मेरा सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे चेंज होगा, The terrorist will have been caught by the police। हमारा कंस्ट्रक्शन बनेगा The terrorist will have been caught, वो पकड़े जा चुके होंगे by whom, by the passive object। तो आपका यहां पैसिव ऑब्जेक्ट कौन है, पुलिस है। क्लियर। ये तो डिफरेंट आपके स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं वॉइस चेंज के, जैसे आप रिलेट करते हो। नाउ वॉइस चेंज के स्ट्रक्चर्स में तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपका होता है पास्ट और प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग 6 से 7 मार्क्स के एग्जाम्स में देखे जा चुके हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट 1 पॉइंट ऑफ एग्जाम। जैसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से अगर हम बोलते हैं 11 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं या 9 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 5 से 6 इन्हीं से रिलेटेड होते हैं,
राइट बहुत रेयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब में हम कोई वॉइस चेंज नहीं कर रहे। इनडेफिनिट प्रोनाउन से क्वेश्चन देखा गया है। आपके इंटेरोगेटिव WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस के बारे में क्वेश्चंस देखा गया है। इफ यू रिमेंबर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज हु चेंजेस टू बाय हुम एंड व्हिच व्हाट चेंजेस टू बाय व्हाट, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट सेक्शन। क्लियर? तो एक बार इन सारे सेक्शंस को फिर से रिवाइज करेगा। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू योर नेक्स्ट स्लाइड। योर नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज अबाउट आस्क। अच्छा, आस्क अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो इसका स्ट्रक्चर क्या क्या बन सकता है। अब आस्क वर्ड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। आस्क वर्ड अगर आपके सेंटेंस में आ जाए तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज, यहां पे सब्जेक्ट के साथ आस्क होगा, ऑब्जेक्ट होगा और इफ वेदर का कंडीशन होगा। आस्क का मतलब क्या होता है, एक सवाल पूछना, और हर एक सवाल का दो जवाब होता है, या तो हाँ या तो ना। या दूसरा कंडीशन अगर हम बोले तो हम बोल सकते हैं कि एक सवाल के हाँ ना के जवाब के अलावा हम कंडीशन भी लगा सकते हैं कि अगर तुमने ये किया तब तो होगा, ये नहीं किया तो नहीं होगा। मतलब यहां पे इफ वेदर के साथ हमारा क्लॉज जुड़ जाता है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि मैम आखिर ये इफ और वेदर के कंडीशन में हम डिफरेंस खोजेंगे कैसे। देखो कंडीशनल दोनों है, कंडीशनल दोनों है। अगर हम सेंटेंस को बोलें एकदम सिंपल सा, अगर एक एग्जांपल उठाएं, क्या आप मुझे अपनी कार दे सकते हैं, तो ये तो आप पर है ना कि आप हमें अपनी कार देंगे या नहीं देंगे, है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, वेदर यू विल लेंड मी योर कार, तो हमारा आंसर होगा हाँ या ना, तो हम वेदर बोल सकते हैं। इफ यू विल लेंड मी अ कार आई विल, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आई विल टेक यू टू अ लॉन्ग ड्राइव एंड आई बाय माई वन, मतलब मैं आपको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाऊंगा जब मैं अपनी कार खरीद लूंगा। तो यहां आप कंडीशन रख रहे हैं कि आप अभी हमें अपनी चलाने दो, जब हम अपनी ले आएंगे तो हम आपको लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है, सवाल का जब जवाब हाँ या ना में आता है तो हम वेदर को यूज करते हैं, और जब हम उसमें कंडीशन को ऐड कर देते हैं कि अगर ये होगा तो ही दूसरा एक्शन परफॉर्म होगा, तब हम इफ को यूज करते हैं। क्लियर? इस स्ट्रक्चर को लिखने का एक और तरीका है विच इज रिटन बाय और। Now this structure follows the subject with ask and object just like the first one, ठीक है। बट इसमें जुड़ जाता है कोई भी WH वर्ड या इंटेरोगेटिव वर्ड के साथ कोई क्लॉज। इसको क्लियर करेंगे, ठीक है, इसे क्लियर करेंगे लेकिन एक छोटे से एग्जांपल के साथ। लेट्स सी। She asked me if I could kill a lion. उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं कोई लायन मार सकता हूं या मार सकती हूं। I was asked if I could kill a lion. आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या लिखा है, आपने लिखा है I was asked if, वेदर तो यहां जाएगा नहीं, है ना। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपके पैसेज में यहां पे वेदर दिया होता, मान लो ये एग्जाम है और आपको यहां पे हम इफ की जगह पे वेदर लिख के दे रहे हैं, तो क्या आपका आंसर गलत है? जस्ट थिंक अबाउट इट, आंसर गलत नहीं होगा। याद रखिएगा हमने इफ स्लैश वेदर दिया है, मतलब अगर इफ नहीं है आपके ऑप्शन में मौजूद तो आप वेदर को उसके साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। आपका आंसर हो सकता है वेदर आई कुड किल अ लायन। दूसरे वाले में WH वर्ड था ना, WH वर्ड के साथ हम यूज कर रहे थे। कैसे यूज करते हैं, ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, तो मेरा करेक्शन भी वही होगा। आई वाज आस्क्ड व्हाट माय नेम वाज, इस क्लॉज में कोई भी चेंज नहीं देखा जाएगा। What my name was will remain as it is. Why? Because I was asked a question, and the question was what my name was or if I could kill a lion. Is that clear? ठीक है, तो आपके सेंटेंस में जब भी आपको कभी आस्क वर्ड दिखे तो समझ लेना सीधा सीधा एक सवाल है, जिस सवाल के जवाब में या जो सवाल है वो चेंज नहीं होता, तो क्लॉज एज इट इज रहेगा। अगर हाँ या ना का जवाब दे रहा है या कंडीशन है तो इफ या वेदर रहेगा। अगर WH वर्ड है तो वो एज इट इज आपके स्टेटमेंट में आ जाएगा। Sorted? Now let's move further. Okay, now exam point of view से आपको एक छोटा सा झटका। हम तो पढ़ के गए कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा, लेकिन कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपका पैसिव से एक्टिव कैसे होगा। अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे ना, रूल्स हम वही करते हैं, रूल्स का एप्लीकेशन भी सेम होता है, बट अक्सर होता क्या है कि हम क्योंकि उल्टा पढ़े होते हैं तो हम लोग ना रिलेट नहीं कर पाते। अब आप अपने सवाल को जवाब में बदल रहे हो, नहीं, अब आपका जवाब ही आपका सवाल बनेगा। कैसे बनेगा, लेट्स सी। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट में दिखा है कि नेस्ट्स आर बिल्ट बाय बर्ड्स, ये एजेंट है तो आप क्रॉस कर दो। जैसे हमने आपको सिखाया था कि जब आप एक्टिव से पैसिव करते हो तो आप क्रॉस करते हो ना, यहां भी आप क्रॉस कर दो। आपका स्टेटमेंट बनेगा बर्ड्स डू व्हाट, बिल्ड व्हाट, नेस्ट्स। क्लियर? जैसे माई बुक वॉज स्टोलन बाय दीज गर्ल्स, क्या बनेगा, दीज गर्ल्स स्टोल माई बुक।
In the same way, a letter was being written by Shweta to her mother. मेरा correction क्या हो जाएगा? Shweta was writing a letter to her mother. Sorted? यहाँ पे जब भी कभी दिक्कत हो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पोजीशन में एक क्रॉस बना दिया करिए और फिर अपने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को प्लेस कर लिया करिए. इसके बाद स्टेटमेंट को रिलेट करना बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है, चलिए. Next we have an honest man is trusted by all. An honest man is trusted by all. मेरा करेक्शन क्या हो जाएगा? All trust an honest man. हर इंसान honest man को ट्रस्ट करता है. अब ये फैक्ट है, ठीक है, ये फैक्ट है, इसीलिए देखो हमने ट्रस्ट को क्या बनाया? All trust an honest man बन जाएगा. An honest, right? An honest man is trusted by all. क्योंकि all सब्जेक्ट है तो वो वैसे भी आपके सेंटेंस में लास्ट में जाना चाहिए था. ठीक है. My pens have been stolen क्या हो जाएगा? Someone has stolen my pens. यहाँ पे someone क्यों नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि वो already understood subject है, पर क्योंकि active बना रहे हो तो आपको डालना पड़ेगा. Post this letter. आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं ना कि जाइए इस लेटर को पोस्ट करके आ जाइए, तो आपका करेक्शन क्या बन जाएगा? Let this letter be posted. ठीक है, Let this letter be posted. Sorted? ये तो थे आपके अलग अलग सेक्शंस में वॉइस चेंज को समझना, चाहे वो रूल्स के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर पढ़ना हो या फिर एक्टिव से पैसिव चेंज करना हो. एंड टुडे वी आल्सो लर्नड अ न्यू एक्सरसाइज जहां पे हमने सीखा कि पैसिव से एक्टिव कैसे होगा और अगर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप इनको कैसे टैकल करोगे. जहां तक आज के सेशन का सवाल है, एक चीज बहुत क्लियर रखिएगा, कई बार वॉइस चेंज में हमारे ऑप्शंस भी उतना ही वाइटल पार्ट प्ले करते हैं जितना हमारे स्टेटमेंट में रूल्स करते हैं. ठीक है, तो हमेशा अपने ऑप्शंस को भी बहुत विविडली, मतलब ऐसा ना हो कि अगर रूल में आपने कोई एक वर्ड पढ़ा हुआ है और वो आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो आप उसी को मार्क कर दो. आपके वॉइस चेंज में हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग डायरेक्शंस भी होते हैं और कई बार 4-4 ऑप्शंस होते हैं. ठीक है, हम खैर आप लोगों को जब नेक्स्ट डे आएंगे तो डायरेक्शन के साथ वॉइस चेंज कैसे किया जाता है अटेम्प्ट वो जरूर सिखाएंगे. बट फिलहाल के लिए ऑप्शंस जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो घर पर तो जो ऑप्शंस गिवन होते हैं उनको चारों को पढ़ लिया करिए. इसके बाद जो सबसे एलिमिनेट करना सीखिए, जैसे एलिमिनेशन प्रोसेस हमने आपको पहले भी सिखाया है. एलिमिनेट करके जो सबसे कम, जो आपको लगता है जो सबसे एप्रोप्रिएट जा रहा है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो उसी को मार्क करिएगा, अदरवाइज ट्राई एंड स्किप दैट सेक्शन. क्लियर? बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर इन ऑलमोस्ट ऑल योर एग्जाम्स यू हैव नेगेटिव मार्किंग एज वेल. और वॉइस चेंज ऐसा सेक्शन है जो इतना सिंपल है कि ये आपका मार्क्स बहुत लार्ज मार्जिन से बढ़ा सकता है. क्लियर? अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो या अगर आपको लगता है कि कहीं भी थोड़े बहुत डाउट्स रह गए हो तो प्लीज डू कीप ऑन रिवाइजिंग द सेशंस एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस.